नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए हमारा ये जो इंटरेस्टिंग सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू का जो लास्ट ईयर हमारा जो पूछा गया कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग साथियों उससे रिलेटेड हम लोग का जितने भी प्रश्न आपका बन सकते हैं उसको भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो तैयारी है वो काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। तो साथियों हम लोग का ये जो नाभिक होता है, तो नाभिक के जो सहज विखंडन है उसका जो प्रक्रिया है, जो सहज विखंडन का प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपको बताना है। रेडियोधर्मी परमाणु संलयन या रेडियो आइसोटोप या फिर परमाणु विखंडन, इन चारों में से कोई एक होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर एक। क्या हो जाएगा आपका रेडियोधर्मी, आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया में ये हम लोग का रेडियोधर्मी प्रक्रिया से हम लोग का सहज विखंडन होता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग जितने भी फैक्ट है उसको भी हम लोग साथ साथ हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि उस प्रकार की प्रक्रिया को परमाणु क्षय या रेडियोधर्मी क्षय के रूप में माना जाता है। साथियों परमाणु क्षय तब होता है जब एक अस्थिर नाभिक एक क्या है स्थिर अवस्था तक पहुंचने के लिए एक सहज परिवर्तन से गुजरता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं साथियों आपका रेडियो धर्मी क्षय। ठीक है, तो आइए उससे रिलेटेड हम लोग का और भी मुख्य बिंदु है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इस परिवर्तन में विभिन्न कणों का उत्सर्जन शामिल हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से कण शामिल हो सकता है। अल्फा कण, जिसको हम लोग हीलियम के नाभिक के रूप में जानते हैं। जैसे कि आपका बीटा कण, जिसको इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, या फिर अगला हम लोग का क्या होता है गामा किरण, जो कि उच्च ऊर्जा फोटोन का होता है, जो कि हम लोग का हाईली क्या होता है, जिसके पास एनर्जी होता है। कौन सा, ये गामा कण के पास। ठीक है, आइए साथियों आगे भी हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो रेडियोधर्मी क्षय में, जैसे कि आपका अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय और अन्य कई प्रकार का जो क्षय है यहाँ पर शामिल होता है। किसमें, रेडियोधर्मी क्षय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है ये देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो संलयन प्रक्रिया है ये किस प्रकार से होता है। तो और आगे जो ये भी हम लोग का जो परमाणु संलयन का है, ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है कि परमाणु संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब दो हल्के परमाणु नाभिक आमतौर पर हाइड्रोजन के समस्थानिक एक भारी नाभिक बनने के लिए संगठन करते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में जो है ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, जारी करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका परमाणु संलयन। याद रहेगा आपको साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो परिभाषा है उसको भी आपको ध्यान रखना। तो ये भी आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको भी हमने जान लिया। और ये आप देख सकते हैं कि साथियों ये प्रक्रिया आमतौर पर तब होती है जब एक भारी नाभिक, जैसे आपका यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम 239 एक न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित करता है या अत्यधिक अस्थिर हो जाता है। जब यह स्थिर नाभिक जो है एक का अवशोषित करता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको आपको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है साथियों, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों ये आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा साथियों जो कि हम लोग का प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, इनमें से कौन सा क्षेत्र, आइए देख लेते हैं। तो इनमें से हमारा हो जाएगा जो प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल चीज़ होता है वो हम लोग का कौन सा क्षेत्र में आता है। तो ये हम लोग का जो प्रथम क्षेत्र होता है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग का आता है क्या, ये प्राकृतिक से जितने भी हम लोग का वस्तु प्राप्त किए जाते हैं वो हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा, द्वितीय क्षेत्र में जैसे उद्योग आएगा, जहाँ पर ये नेचुरल से कोई भी हम लोग माइनिंग करके निकाले तो उसका हम लोग कुछ बनाएंगे, तो वो हम लोग का सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। उसके बाद तृतीय क्षेत्र कौन आता है, तो सेवा जो होता है ये हम लोग का सेवा हमारा होता है आपका तृतीय सेक्टर में आता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए आगे इससे रिलेटेड हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कृषि जो है, कृषि हम लोग का कौन सा क्षेत्र में आता है, तो साथियों ये आपका कृषि जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना। आइए इस प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम लोग थोड़े जान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से वस्तु या चीज़ जो है ये आ सकते हैं, ये भी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वे क्षेत्र शामिल है जो पर्यावरण से सीधे प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण उत्पादन में शामिल है। यहाँ कुछ क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करते हैं। ठीक रहे साथियों, जैसे कि आपका कृषि में क्या क्या हो जाएगा, जैसे फल सब्जी अनाज मांस अंडा, ये भी अगर पूछा जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से वानिकी में आ जाएगा आपका पेड़ पौधा औषधि जो भी है, लकड़ी। और मत्स्य में यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, जो हम लोग का मछली पालन जो एक्वा कल्चर है, वो सारा हम लोग का किस में आ जाएंगे, तो वो भी हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। उसी प्रकार खनन या उत्खनन, यानी कि जो कोयला वगैरह हम लोग का माइनिंग करके निकालते हैं, तेल कोयला ये सब जो प्राकृतिक गैस सोना चांदी, ये भी जितने भी है, ये भी हम लोग का जो खनन वाला उत्खनन वाला है, ये भी हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसी प्रकार से साथियों हम लोग का प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण यहाँ पर जो है, जैसे कि नमक रेत और बजरी जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संग्रह भी यहाँ पर आपका शामिल है। ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और साथियों देख लेते हैं कि शिकार और जो फंसना है, हालांकि ये संरक्षण प्रयासों और नियमों के कारण आज कम प्रचलित है, लेकिन ये उससे पहले हम लोग का जो शिकार वगैरह ये सब जो है वो भी हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र में आपका आते थे। ठीक है, आइए साथियों आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है, ये आपको बताना। तो साथियों ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सा खेल जो है ये खेला जाता है साथियों, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है ये हम लोग का कौन सा खेल खेला जाता है, तो साथियों ये हम लोग का हो जाएगा आपका स्केट बोर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 स्केट बोर्डिंग हम लोग का खेला जाता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। आइए देख लेते हैं। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया, और जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है स्केट बोर्डिंग। और ये आप देख सकते हैं जो पेरिस ओलंपिक हम लोग का अभी 2024 में हुआ है, 2024 के लिए यहाँ पर कुल जो 32 खेल ओलंपिक कार्यक्रम में हैं, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है साथियों, बास्केटबॉल में ये 3x3 बास्केटबॉल। चलिए आगे ये हम लोग टोटल यहाँ पर आपका दिया गया है साथियों। ठीक है, आइए अब उससे रिलेटेड हम लोग और भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओलंपिक के कुल कितने 40 खेल हैं, जिनमें से आगामी पेरिस ओलंपिक, यानी कि हम लोग का लास्ट ईयर जो हम लोग का 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ, जिसमें 32 और अगले शीतकालीन ओलंपिक मिलानो जो कि 2024 में 8 शामिल है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। साथियों ये आपको बताना है कि कौन सा जो है तिब्बत में किस नदी को क्या बोला जाता है कि सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना ब्रह्मपुत्र गंगा सिंधु, तो किसको कहा जाता है साथियों, सिंगी खम्बन शेर का मुहाना, तो ये तिब्बत में सिंधु को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो सिंधु नदी है जो कि 3 में तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ये अपने यात्रा शुरू करती है, और वहाँ के लोग नदी की पहचान सिंगी खम्बन या शेर के मुंह के रूप में भी इसको जानते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा साथियों, ये कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील, कहाँ, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से ये जो नदी है ये निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी आपको पता होगा कि इसका जो टाइम है ये 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1900 ईसा पूर्व तक जो है यह फला फूला रहा था। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु का जो सहायक नदियाँ हैं ये हम लोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास और सतलज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंचाई और कृषि के बारे में ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु
जो जल विवाद है ये आपका कब हुआ था? सिंधु जल विवाद जो है ये आपका हस्ताक्षरित हुआ था और कब? 1960 में। ये आपको ध्यान रखना है। किसके किसके बीच? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि जो है आपका हुआ था, जिसमें यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि भारत का 3 पूर्वी सहायक नदी कौन कौन सा? सतलज, व्यास और रावी, इसमें भारत की ओर, और पाकिस्तान की ओर जो है यहाँ पर 3 नदियाँ कौन कौन से है? तो चिनाब, झेलम और सिंधु। तो इस प्रकार से आपका बंटवारा किया गया है। भारत के पाले में 3 और पाकिस्तान के पाले में आपका 3 जो है नदी दिया गया है। ध्यान रहेगा साथियों। चलिए, पर्यावरण प्रभाव भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का कुछ यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि यमुना नदी के बारे में आपका मुख्य बातें हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहा है कि हम लोग का ये भी आपका एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है। उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो ये उत्तराखंड राज्य में निचले हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से ये नदी जो है निकलती है। कौन? ये यमुना। ठीक है, और साथियों आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर यमुना नदी की कुल लंबाई ये तो अपना ज़रूरी नहीं है। अब साथियों इनका सहायक नदी आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है यमुना का सहायक नदी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो कि यमुना का। अब जिनमें सहायक नदियों में प्रमुख कौन है? चंबल है, बेतवा है, हिंडन नदियां हैं। ये आपका प्रमुख जो है, इसको आपको ध्यान रखना है। सहायक नदी कौन कौन? चंबल, बेतवा, हिंडन। किसकी सहायक नदियां अगर पूछा जाएगा तो यमुना का आपको बताना है। उसी प्रकार से धार्मिक महत्व तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का यहाँ पर जल संसाधन ये भी आपका ज़रूरी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो उद्गम स्थल है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के दक्षिण पश्चिम भाग से ये निकलती। कहाँ से? ये तिब्बत के दक्षिण पश्चिम भाग से साथियों ये इसका उद्गम स्थल है। किसका? ये ब्रह्मपुत्र नदी का। ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ये जो नदी है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे आपका यारलुंग सांगपो नदी के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये आपको महत्वपूर्ण है कि यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। कौन? ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसके सॉरी, इसके बाद यह नदी हिमालय के मध्य पूर्व की ओर बहती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन? ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सुंदरवन के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी में विलित हो जाती है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सबसे क्या है, दुनिया का सबसे बड़े नदी घाटियों में से एक माना जाता है। किसको? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। अब साथियों हम लोग गंगा, ये बहुत ही हम लोग का महत्वपूर्ण है। जैसे गंगा, जिसे गंगे के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख नदी है। भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। ये आपको ध्यान रखना। और इसका लंबाई भी आपको पूछ लिया जाता है, तो इसका लंबाई भी आपको ध्यान रखना है कि 25 किलोमीटर होता है, यानी कि 2525 किलोमीटर। और साथियों ये कहाँ पर जाकर जो है ये मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है ये मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? ये आपको बताना। तो साथियों ये हम लोग का इनमें से कौन सा जो है सबसे अधिक संभावना जहां पर भूस्खलन होने का संभावना है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, हिमालय हो जाएगा, जहां पर भूस्खलन के सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र इसको माना जाता है। किसको? ये हिमालय को। ध्यान रहेगा। आइए हिमालय से संबंधित हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। तो ये जो है सबसे अधिक संभावित वाला क्षेत्र हिमालय है। और यहाँ पर साथियों ये खड़ी ढलान, उच्च भूकंप गतिविधि और भारी वर्षा जो अक्सर भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। सॉरी, हिमालय पर्वतमाला पर जो है आपका देख सकते हैं जो 5 देशों में फैली हुई है। कौन कौन सा देशों पर? तो साथियों ये भूटान, चाइना, भारत, नेपाल और अफगानिस्तान।
सॉरी पाकिस्तान, इन पांचों देशों से जो है ये हिमालय आपका सीमा साझा करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया का सबसे ऊंची चोटियों का घर, ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। और इसका ऊंचाई अगर पूछा जाएगा तो 8,848, जो कि अब लगभग आपका 48 से 50 के बीच के रेंज में ये देखा जाता है। ठीक है साथियों, जो कि लगातार आपका बढ़ते हुए आपका देखा जा रहा है आपका हिमालय का ऊंचाई को। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रबल भित्तियां नहीं पाई जाती है। साथियों ये आपको बताना है कि कौन सा समुद्री क्षेत्र है जहां पर जो है आपका प्रबल भित्तियां नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इनमें से हमारा साथियों आपका सुंदरबन जो है, यहाँ पर प्रबल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। बाकी जैसे कि आपका कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में, पाक जलडमरू नीचे है, मन्नार की खाड़ी ये भी नीचे है। तो साथियों इन तीनों क्षेत्रों में आपका जो है ये प्रबल भित्तियाँ पाई जाती है, ये भी प्रबल भित्तियाँ पाई जाती है। तीनों में प्रबल भित्तियाँ पाई जाती है और नहीं पाई जाती है किस में, तो ये हम लोग का सुंदरबन डेल्टा जो है, ये आपका सुंदरबन में नहीं पाई जाती है प्रबल भित्तियाँ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर हम लोग का भारत में प्रबल भित्तियाँ मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकाई जैसे द्वीपों में जो है ये प्रबल भित्तियाँ आपका पाई जाती है, जो कि यहाँ पर सुंदरबन में नहीं पाई जाती है साथियों। और इसकी विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरल समुद्री कशेरुकियों है जो कई जटिल आवासों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, ये भी आपको ध्यान रहेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग का जो प्रबल भित्तियों के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका पर्याप्त धूप और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये गहरे पानी में नहीं रहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना। और केवल 10% प्रबल भित्तियाँ जो है मृत पाए गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है। और इसका जो है मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागरों और समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच आपका औसत वार्षिक तापमान यहाँ पर होना चाहिए, तब जाकर वहाँ पर ये जो हमारे क्या होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों ये प्रबल भित्तियाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है। साथियों ये आपको बताना, तो कौन सा जो है जो कि क्रांतिक तापमान से भी नीचे अगर ठंडा कर देते हैं तो अतिचालकता क्या हो जाएगा आपका शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ये प्रतिरोध। क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध, जो कि इसको क्रांतिक तापमान से अगर हम लोग ज़्यादा नीचे ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो अतिचालक असमकता है वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाता है, ध्यान रहेगा। आइए इससे रिलेटेड हम लोग का जो भी फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जो भी आपका विशेषता यहाँ पर ठीक है महत्वपूर्ण है। अब साथियों यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर ये जो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि कितना डिग्री सेल्सियस उसका लिमिट होता है। तो ये माइनस कितना 196 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर क्या किया जाएगा ठंडा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका अतिचालकता जो है वो 0 हो जाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बंच ओक और सहबलूत के वृक्ष डैश होते हैं। साथियों ये जो ओक और सहबलूत यानी कि चेस्टटन जो है ये वृक्ष क्या होते हैं, तो ये होते हैं साथियों आपका सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष। क्या है ये आपका लास्ट ईयर आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बंज और सहबलूत ये क्या होते हैं सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर पूरा इफेक्ट यहाँ पर आपका दिया गया है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है ओक, और उसी प्रकार से सहबलूत जो है ये भी हम लोग का अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे महादेश में इस प्रकार के सहबलूत जो है ये पाए जाते हैं। साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब यहाँ पर जो कांटेदार वनस्पतियाँ हैं यहाँ पर कौन कौन से कांटेदार वनस्पतियाँ होते हैं, तो बबूल, दारू, हल्दी, कैक्टस, ये जो है गुलाब,
ये आपका किस प्रकार का कांटेदार, और मैंग्रोव ब्रिज के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो मैंग्रोव ब्रिज यहाँ पर आपका जो भी दिया हुआ है तटरेखा में और ज्वार नदमुख और नदी के मुहाने में ये पाए जाते हैं। कौन? ये मैंग्रोव। ये भी आपको ध्यान रखना साथियों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं साथियों। तो ओलंपिक में हम लोग का कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं टोटल? तो ओलंपिक में कुश्तियों की टोटल आपका 2 शैलियाँ हैं। ध्यान रखना है ये हम लोग का 2 शैलियाँ कौन कौन होता है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो साथियों हम लोग का 2 शैलियाँ जो है यहाँ पर क्या क्या होता है, तो कुश्तियों में 2 शैलियाँ जो है यहाँ पर आपका पहला होता है आपका फ्री स्टाइल और दूसरा होता है कि ग्रीको रोमन कुश्ती। क्या होता है आपका? पहला फ्री स्टाइल, दूसरा ग्रीको रोमन क्या है? कुश्ती। ध्यान रहेगा। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का यहाँ पर जो भी फैक्ट है यहाँ पर आधुनिक ओलंपिक का जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको? ये पहला आधुनिक ओलंपिक जो है 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथेंस ग्रीस में आपका आयोजित किया गया था, ठीक है। और बेरेन डी प्यारे कोवर्टिन को आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक ओलंपिक का जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? प्यारे डी कोवर्टिन को। यह भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। और ये आपका महत्वपूर्ण है जो कि यहाँ पर ओलंपिक ध्वज के एक सफ़ेद पृष्ठ पर होते हैं, जिसमें टोटल 5 आपस में एक दूसरे से जुड़े क्या होते हैं, छल्ले इस प्रकार से, ठीक है। जो क्या दर्शाते हैं? जो कि हम लोग का नीले, पीले, काला, हरा और लाल, ये 5 महादेश को दर्शाते हैं, जिसमें अलग अलग कलर का अलग अलग विशेषता होता है। ये भी आपको पूछ लिया जाता है, तो आइए देख लेते हैं। तो रंगों की विशेषता महाद्वीप में जैसे यूरोप का क्या होता है? नीला होता है। एशिया का पीला होता है। अफ्रीका का काला होता है। ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया का क्या होता है? हरा होता है। अमेरिका का लाल होता है। ध्यान रहेगा। हम लोग का एशिया का क्या होता है साथियों? तो एशिया का पीला होता है, यूरोप का नीला होता है और अफ्रीका का काला होता है। ऑस्ट्रेलिया ओशनिया का हरा होता है और अमेरिका का लाल होता है। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य के बारे में देखा जाए तो सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस, यानी कि तेज, उच्चतर, मजबूत, और फादर हेनरी जो है डीडन द्वारा ये गढ़ा गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको चलिए, अब उतना फैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे साथियों। ये आपको बताना है कि अहमदिया आंदोलन के संस्थापक इनमें से कौन थे साथियों। तो ये हो जाएगा हम लोग का, आइए देख लेते हैं अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन रहे हैं। तो मिर्ज़ा गुलाब अहमद रहे हैं। किसका संस्थापक? तो अहमदिया आंदोलन जो कि 1889 में हुआ था। मिर्ज़ा गुलाब अहमद इसके संस्थापक रहे थे। ध्यान रहेगा। और ये सुधारवादी और इस्लाम में उदारता लाने के लिए कोशिश किए थे। किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। आइए साथियों आगे हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जैसे सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ जो हाजी ये भी आपको उतना ज़्यादा, ये मोहम्मद अली जो है ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, कब? 1920 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है ये आप देख सकते हैं कि खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत दिवस। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो साथियों हम लोग का कौन सा जो उपकरण होता है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, यानी कि एसी को किस में परिवर्तन करता है? डीसी में परिवर्तन करता है। तो कौन सा उपकरण ऐसा है जो कि एसी को डीसी में परिवर्तन करता है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो ये हम लोग का जो इन्वर्टर होता है ये क्या करता है? ये हमारा करता है आपका, सॉरी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा हम लोग का आपका रेक्टिफायर हो जाएगा, जो कि क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ये देख लेते हैं। तो ये हम लोग का रेक्टिफायर सही उत्तर हो जाएगा। रेक्टिफायर दृष्टिकारी जो क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तन करने का काम करता है। ध्यान रहेगा। और ये इससे रिलेटेड आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना है।
अब इन्वर्टर क्या करता है, तो इन्वर्टर क्या करता है साथियों, ये हम लोग का डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। याद रखना है कि इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तन करता है रेक्टिफायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधारित्र का काम क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना, और ट्रांजिस्टर का भी काम क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है कि रहस्यमय बरमूडा त्रिभुज यानी कि बरमूडा ट्रायंगल जो है निम्नलिखित में से कौन से महादेश में स्थित है। तो साथियों आपको जवाब देना है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो ये बरमूडा जो ट्रायंगल है ये हम लोग कहाँ साथियों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अटलांटिक महासागर में जो है ये बरमूडा ट्रायंगल आपका जो है स्थित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं साथियों कि ये बरमूडा ट्रायंगल क्या होता है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है। और इससे रिलेटेड हम लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल यानी कि जो बरमूडा त्रिभुज जो डेविस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग एक ढीले ढाले परिभाषित क्षेत्र में केंद्रित एक शहरी किंवदंती है। कहा जाता है कि यहाँ पर 50 से अधिक जहाज़ और 20 हवाई जहाज़ रहस्यमय तरीके से जो है यहाँ पर क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। और साथियों क्या बोला जाए, क्षेत्र जिसकी सीमाएं सार्वभौमिक रूप से सहमत नहीं है में फ्लोरिडा पैनहैंडल संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है बरमूडा और ग्रेट एंटिलीज के अटलांटिक तट पर जो है चिन्हित एक अस्पष्ट क्या है त्रिकोणीय आकार का है ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल जिसको कहा जाता है, जो कहाँ साथियों, ये हम लोग का है आपका अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर और भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर विश्व की यूरोप धारणा में अमेरिका के आधुनिक विश्व अफ्रीकी यूरोप और ये प्राचीनिक अलग है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नए संशोधन नीति सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि आरपीडीएस वर्ष कब से शुरू हुआ है, ये आपको बताना है कि हम लोग का जो नए संशोधन वितरण प्रणाली ये कब से शुरू हुआ है साथियों। तो ये नए संशोधन जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये साथियों हम लोग का शुरू हुआ है, ये देख लेते हैं। तो ये आपका 1992 से आपका शुरू हुआ है, कौन, ये संशोधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम लोग शॉर्ट में आरपीडीएस के नाम से जाने जाते हैं, जो 1992 से इसका शुरू हुआ है, जिसका काम यहाँ पर क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि उपभोक्ता मामले, जो हम लोग का उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत जो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली यानी कि ये खाद्य आपूर्ति जो होता है यानी कि उसको देखभाल करने का जो है ये कार्य मतलब काम करता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता। ठीक है, आइए साथियों इसका काम क्या होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, तो सार्वजनिक संशोधन प्रणाली के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है, ये आपको बताना है कि कौन सा जो है गुफा में चित्रित चित्रकला में मरणासन राजकुमारी है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है इनमें से, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफा में ये प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी ये स्थित है, कहाँ, अजंता की गुफा में। आइए अब अजंता की गुफा में ये आप देख सकते हैं कि अजंता की गुफा जो है ये अजंता की गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी के क्या है उत्कीर्ण हुई है, और गुफा विश्व के सबसे पुरानी गुफा में से एक है, जो पहले हीनयान काल यानी कि ये जो आपका समय पीरियड को प्रकट हुई, जहाँ पर बौद्ध को केवल प्रतीकों द्वारा जातक कहानियों में से संबंधित उनके कथित पिछले अस्तित्व को दर्शाया गया है साथियों। ठीक है, और ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अजंता की गुफा कहाँ है, अजंता का औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है।
जो कि कब इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये 1983 को। अजंता की गुफा जो कहाँ है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महान झील जो है ये पूर्णतः कहाँ है, ये पूर्णतः हम लोग का यूएसए में स्थित है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसको याद रखने का एक ट्रिक आपको बताना चाहेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं कौन सा ट्रिक है। तो इसको याद रखने का जो हम लोग का कनाडा और यूएसए के बीच में जो ये पांचों झील क्या करते हैं, ये सीमा साझा करते हैं, यानी कि दोनों का बाउंड्री को टच करते हैं। एक ऐसा झील है जो कि आपका कहाँ है, तो ये अमेरिका के अंदर है, बाकी आपका ये सीमा पर आपका चारों झील है, ठीक है। अब इनमें से जो है हम लोग का मिशिगन झील जो है साथियों, ये हम लोग का यूएसए के अंदर है, और बाकी जो चारों झील है ये आपका अमेरिका और कनाडा के सीमा में है स्थित है, ठीक है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा आपका ट्रिक है। तो यहाँ पर साथियों आपका जो HOMES, इसमें हम लोग का M आ रहा, तो M से क्या होता है, M से हम लोग का मिशिगन होता है, जो कि कहाँ है, पूर्णतः ये आपका यूएसए के अंदर स्थित है। H से क्या होता है, H से हम लोग का ह्यूरन होता है। O से क्या होता है, O से ओंटारियो होता है। E से क्या होता है, E से होता है ईरी होता है, और S से होता है आपका सुपीरियर। तो हम लोग का साथियों आपका जो बीच वाला जो है M यानी कि होम्स आपको याद रखना है, और उनमें से हम लोग का जो बीच वाला अक्षर होता है वो हम लोग का M दर्शाता है मिशिगन को। तो इसीलिए हम लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है मिशिगन झील, याद रहेगा साथियों। आइए इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट जो है ये आप देख सकते हैं। तो मिशिगन झील एकमात्र ऐसा महान झील है जो पूरी तरह से संयुक्त यूएसए में ये स्थित है। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आपका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ओंटारियो के बारे में, ईरी झील के बारे में, ह्यूरन झील के बारे में, तो सारा यहाँ पर मैप भी यहाँ पर आपका दर्शाया गया है, कौन सा लेक आपका कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों आज का हम लोग का क्लास जो है यहीं पर आपका समाप्त किया जाता है। क्लास कैसा लगा एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और यदि सेशन पसंद आया तो आप एक बार लाइक और दिल भेज दीजिएगा, ठीक है साथियों। और सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।